एक आतंकवादी उस किलर को पकड़ लेता है और उसे हाथ ऊपर करके पलटने के लिए कहता है। जैसे ही वो किलर अपने हाथ ऊपर करके पलटता है, तब वो आतंकवादी उसे शैतानियत से कहता है, चलो अब अपना मास्क हटाओ। आतंकवादी की बात सुनकर वो किलर अपना हाथ अपने मास्क की ओर बढ़ाता है। ये देखकर वो आतंकवादी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। जैसे ही उस किलर को इस बात की भनक लग जाती है, मास्क के अंदर उसके चेहरे पर एक किलिंग मुस्कान आ जाती है। मौका पाकर वो किलर अपनी गर्दन के पास जैकेट में छिपाया हुआ समुराई चाकू निकालता है और उसे उस आतंकवादी की गर्दन पर घोंप देता है। किलर यही नहीं रुकता, वो एक झटके में चाकू को और अंदर फंसा देता है, इतना कि आतंकवादी की सांस वहीं थम जाती है। आतंकवादी की गिरती हुई लाश को पकड़ते हुए किलर की आंखों में कोई दया नहीं, सिर्फ ठंडापन था। वो उस लाश को पकड़कर उसके दोनों हाथ एक एक करके तोड़ देता है, जैसे वो जरा सा भी खतरा या रिस्क पीछे छोड़ना ही नहीं चाहता। फिर किलर बिना आवाज किए अगले शिकार की ओर बढ़ जाता है। किलर उस कमरे की ओर बढ़ता है जहां उस कैदी को रखा गया था। अब अंदर बस उन आतंकवादियों का लीडर ही बचा था। इतनी देर से अपने साथियों में से किसी के भी ना लौट कर आने से लीडर घबरा जाता है। वो अपना वॉकी टॉकी निकालता है और अपने आदमियों को कनेक्ट करने लगता है, पर कोई जवाब नहीं आता। ये देखकर लीडर गुस्से से चिढ़कर उस कैदी से कहता है, तुम्हें जो भी बचाने के लिए आया है, मैं उसे यही तुम्हारे साथ ही दफना दूंगा। उसकी बात सुनकर वो कैदी डर से कांपने लगता है। तभी वो लीडर अपनी गन को उस कैदी के सर पर पॉइंट करते हुए कहता है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, सबसे पहले तुम्हें ही मार देता हूं। इससे पहले कि वो लीडर अपनी गन का लिवर पुल कर पाता, तभी उसके साथी की लाश उस पर आकर गिरती है। जैसे ही वो लीडर अपने ऊपर पड़ी लाश को हटाता है, उसे उसके सामने सफेद कपड़े पहना हुआ किलर नजर आता है। उसे देखकर वो हैरानी से कहता है, इतने भारी आदमी को तुमने इतनी आसानी से मुझ पर फेंक दिया? अरे तुम इंसान नहीं, तुम तो कोई जिन्न हो। वो लीडर उस किलर को अपनी बातों में उलझा कर रखता है और झट से उसकी नीचे गिरी हुई गन को उठा लेता है। इससे पहले कि वो अपनी गन फायर कर पाता, वो किलर बिजली की तरह उस पर झपटता है। एक सेकंड में वो उस लीडर के हाथ से गन छीन लेता है और उसका हाथ इतनी जोर से मोड़ता है कि आतंकी दर्द से चीख उठता है। उसकी चीख सुनकर बंधक डर के मारे कांपने लगता है, मगर वो लीडर भी कुछ कम नहीं था। वो उस किलर के मुंह पर पंच मार के उसका मास्क हटा देता है। किलर ने उस मास्क के अंदर एक अजीब तरह के निशान वाला स्किन मास्क पहना होता है। उस मास्क को देखते ही उस लीडर के होश उड़ जाते हैं और वो कांपते हुए कहता है, तुम तो किलर मशीन हो, पर तुम ये सब क्यों कर? वो किलर उसके सर को फर्श पर दे मारता है कि उस लीडर के खोपड़ी के दो टुकड़े हो जाते हैं। आखिरी आतंकवादी को मारने के बाद वो स्नाइपर उस घर में कुछ जगह बॉम्ब लगाता है और उस कैदी को अपने साथ लेकर वहां से चल देता है। तब उसे कैदी की तरफ से आवाज आती है। किलर देखता है कि वो कैदी उससे कुछ कहना चाहता है, पर उस कैदी के मुंह को टेप से बंद कर दिया गया था, जिस वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रहा था और उसके चेहरे पर कपड़े होने की वजह से वो उस किलर को देख नहीं पा रहा था। उस कैदी की आवाज सुनकर वो किलर सख्ती से कहता है, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप चलते रहो। जब वो लोग उस घर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तब उस घर में धमाका होता है और वो घर बर्फ की गहराई में खो जाता है। उस घर को बर्फ में धंसता देख वो किलर उस कैदी को लेकर वहां से आगे बढ़ जाता है। करीब आधे घंटे तक चलने के बाद उस कैदी के कानों में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई पड़ती है। फिर वो किलर उस कैदी को लेकर उस हेलीकॉप्टर के पास आता है और उसे कुछ लोगों को सौंप देता है। उस कैदी को सौंपने के बाद वो शख्स वहां से चला जाता है और सभी लोग उसे जाते हुए देखते रहते हैं। इधर उस कैदी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता है, तब उस कैदी के सर पर से कपड़े को और मुंह से टेप को हटाया जाता है। अपने आसपास के लोगों को देख वो घबराने लगता है। उसकी घबराहट को देखकर एक शख्स उन्हें समझाते हुए कहता है, मैं कैप्टन निखिल हूं और आप सब सुरक्षित हैं मिस्टर हितेश जायसवाल। आप इस वक्त इंडियन आर्मी के कमांडोज के साथ हैं। उस कैप्टन की बात सुनकर हितेश थोड़ा नॉर्मल हो जाते हैं और फिर कैप्टन निखिल से उत्सुकता से पूछते हैं, मुझे किसने बचाया कैप्टन? जिसने मुझे बचाया है, मैं उस इंसान को थैंक यू कहना चाहता हूं। हितेश की बात सुनकर कैप्टन निखिल नाम में सर हिलाते हुए बोलता है, सॉरी सर, पर ये क्लासिफाइड है, हम इसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकते। निखिल की बात सुनकर हितेश कुछ नहीं कहते हैं। वो बस उस खौफनाक मंजर को याद करते हैं। कुछ समय के बाद वो हेलीकॉप्टर एक मिलिट्री बेस पर लैंड करता है। तब निखिल हितेश को लेकर उस हेलीकॉप्टर से बाहर आता है और कर्नल के ऑफिस लेकर जाता है। कर्नल के ऑफिस में हितेश कर्नल ओम प्रकाश मेहरा को देखकर गदगद होते हुए कहते हैं, मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल। हितेश की बात सुनकर ओम प्रकाश उनका हाथ प्यार से पकड़ते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये तो हमारा फर्ज था, मगर मुझे समझ में नहीं आया कि एक बिजनेसमैन से आतंकवादी को क्या चाहिए। इस पर हितेश अपनी नजर चुरा लेते हैं और हड़बड़ाते हुए जवाब देते हैं, मुझे नहीं पता, मैं तो बस एक बिजनेस मीटिंग के लिए मुंबई गया था, और जब मैं मीटिंग से लौटकर एयरपोर्ट जा रहा था, तब पता नहीं क्या हुआ, वहां अचानक धुआं सा हुआ और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। फिर जब मैं होश में आया तो मैं कुछ आदमियों के कब्जे में था। हितेश की बात सुनकर कर्नल झट से पूछते हैं, क्या उन लोगों ने बताया कि वो लोग आपको क्यों लेकर गए थे? कर्नल की बात सुनकर हितेश कुछ सोचते हैं और कुछ याद करते हुए बताते हैं, वो लोग किसी रिसर्च के बारे में बात कर रहे थे, उसका कुछ तो नाम था आई करके। हाँ याद आया, उसे वो लोग थर्ड आई बोल रहे थे, पर मुझे उनकी बात समझ में नहीं आ रही थी। हितेश की बात सुनकर कर्नल के चेहरे का रंग बदल जाता है और चौंकते हुए पूछते हैं, ये थर्ड आई क्या है? इस पर हितेश सफाई देते हुए बताने लगते हैं, मुझे नहीं पता वो क्या है और मैंने नाम पहली बार सुना था। जब मैंने उन लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी, तब उन्होंने मुझे कुछ देर डराया, धमकाया और थोड़ा टॉर्चर भी किया, पर मुझे कुछ नहीं पता था, इसलिए मैं उन लोगों को क्या ही बता पाता और मेरे मुंह पर टेप मारकर काला कपड़ा डाल दिया। पर शायद वो किसी के आने का इंतजार कर रहे थे, पर कुछ समय के बाद वहां पर कोई और ही आता है और मुझे वहां से निकाल ले जाता है, और जब मेरे चेहरे से कपड़ा हटाया गया तो मेरे सामने इंडियन फौजी थे। हितेश की बात सुनकर कर्नल उन पर शक करते हुए सख्ती से कहते हैं, क्या सच में आपको नहीं पता कि थर्ड आई क्या है? कर्नल की बात सुनकर हितेश दृढ़ता से कहते हैं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। हितेश की बात सुनकर कर्नल कुछ समझने की एक्टिंग करते हुए कहते हैं, ठीक है, तो अब आपको हम आपके घर शिमला भेज रहे हैं। कर्नल की बात सुनकर हितेश कुछ देर चुप बैठते हैं और फिर हिचकिचाते हुए धीरे से पूछते हैं, अब क्या मैं उस आदमी का नाम जान सकता हूं जिसने मुझे बचाया? हितेश की बात सुनकर कर्नल उनकी तरफ सवालिया नजरों से देखते हैं और फिर कहते हैं, जिस तरह से आपको नहीं पता कि थर्ड आई क्या है, उसी तरह मुझे भी उस आदमी के बारे में कुछ नहीं पता। कर्नल की बात सुनकर हितेश कुछ बोल नहीं पाते हैं। उसके बाद कर्नल निखिल को ऑर्डर देते हैं, कैप्टन निखिल, तुम हितेश जायसवाल को शिमला छोड़कर आओ। कर्नल की बात सुनकर निखिल सल्यूट करता है और जी सर बोलकर हितेश को लेकर वहां से निकल जाता है। हितेश के जाने के बाद कर्नल आर्मी बेस से बाहर निकलते हैं और वहां से वो अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस बर्फीले इलाके में एक आतंकी ग्रुप आता है और उस जगह को देखने लगता है, पर वहां कुछ नहीं होता है, बस चारों ओर बर्फ ही बर्फ होती है। ये देखकर उस ग्रुप का लीडर इलाके का ऑब्जर्वेशन करते हुए कहता है, लोकेशन तो यही की थी, मगर यहाँ वो लोग दिखाई नहीं दे रहे। तब उन आदमियों में से एक परेशान होते हुए बोलता है, चीफ लोकेशन तो यही है, अब मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। उसकी बात सुनकर ग्रुप का लीडर अपने आदमियों को उस जगह की जांच करने के लिए कहता है। कुछ देर उस जगह को चेक करने के बाद सब लीडर के पास आकर बताते हैं, चीफ वो लोग यही थे, आगे की बर्फ टूटी हुई है और वहां कुछ खून के निशान भी हैं।
लगता है यहाँ धमाका हुआ था, जिस वजह से वो घर बर्फ से ढक गया है। उस आदमी की बात सुनकर वो लीडर गुस्सा हो जाता है और उनकी तरफ देखते हुए कहता है, लगता है यहाँ उसे बचाने को आया था, मगर कोई बात नहीं हितेश जायसवाल, मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम मुझे थर्ड आई के बारे में बताने पर मजबूर हो जाओगे। इतना बोलकर वो लीडर अपने आदमियों के साथ वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ कर्नल आर्मी बेस से कुछ 20 किलोमीटर दूर एक कॉलोनी के पास अपनी गाड़ी रोकते हैं और वहां बने एक घर के अंदर घुसते हैं। उस घर में एक आदमी अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए बैठा था। उस आदमी को देखकर कर्नल मुस्कुराते हुए कहते हैं, अर्जुन बेटे तुम अब मास्क हटा सकते हो, यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं है। कर्नल की बात सुनकर अर्जुन अपना मास्क हटाता है और उसका चेहरा सामने आता है। अर्जुन का चेहरा हल्का गोरा था, उसकी आंखें काली और गहरी थी। 6 फीट की हाइट, मस्कुलर बॉडी की वजह से वो देखने में एक हैंडसम हंक लग रहा था। वही कर्नल अर्जुन का मास्क हटाने के बाद उसकी आंखों में देखकर कहते हैं, मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम इस मिशन के बाद अपने पर्सनल काम करने के लिए जा सकते हो। ये कहने के बाद कर्नल रुक जाते हैं और अर्जुन को देखने लगते हैं। अर्जुन के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, मगर उसके मन में ढेर सवाल उभरने लगे थे। तभी कर्नल आगे बताते हैं, तुमने आज जिसे बचाया वो हितेश जायसवाल है। वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाता है। मुझे शक है कि वो कोई ऐसी चीज बना रहा है जिसमें आतंकवादी इंटरेस्ट ले रहे हैं। मुझे उस चीज का नाम पता चला है, वो लोग उसे थर्ड आई बोलते हैं, पर मुझे नहीं पता कि वो क्या है और उसका काम क्या है। मगर वो जो भी है जरूर बहुत ही खतरनाक है, या फिर कुछ ऐसा है जिससे बहुत कुछ बदल सकता है। मुझे इंटेलिजेंस से पता चला है कि हितेश जायसवाल के परिवार पर आतंकवादियों की नजर है। हो सकता है उस शहर के लोकल लोग भी इस साजिश में शामिल हो। तभी कर्नल अपने बैग से एक फाइल निकालते हैं और उसे अर्जुन की ओर बढ़ाते हुए बोलते हैं, इसमें हितेश की बेटी नायरा जायसवाल की इंफॉर्मेशन है और किसी भी हालत में उस लड़की की हिफाजत करना तुम्हारा अगला मिशन है। साथ ही तुम्हें यह भी पता करना है कि थर्ड आई क्या है। इस पर अर्जुन इशारे में कुछ कहता है। उसके इशारे को देखकर कर्नल एक लंबी सांस लेकर कहते हैं, हाँ मुझे याद है तुम्हें तुम्हारे कुछ पर्सनल काम करने हैं और इसीलिए मैंने तुम्हें ये मिशन दिया है। तुम इस फाइल को देख लोगे तो खुद ही समझ जाओगे। कर्नल की बात सुनकर अर्जुन उस फाइल को खोलकर पढ़ने लगता है और कुछ देर पढ़ने के बाद वो बोलता है, ठीक है सर, मैं इस मिशन को स्वीकार करता हूं। अर्जुन की बात सुनकर कर्नल एक मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, तुम नायरा के कॉलेज में एक एक्सचेंज स्टूडेंट के रूप में जा रहे हो, जिसने कुछ वजह से अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी और तुम अब अपनी पढ़ाई पूरी करने आए हो। और हाँ, मेजर अभय पहले से ही उस कॉलेज में प्रोफेसर बन गया है। वो तुम्हारे ही क्लास का प्रोफेसर होगा, जिससे तुम्हें अपने काम करने में आसानी होगी। कर्नल की बात सुनकर अर्जुन दृढ़ता से कहता है, ठीक है सर, आपका काम पूरा हो जाएगा। अर्जुन की बात सुनकर कर्नल उसे आगाह करते हुए समझाते हैं, और हाँ, याद रहे कि तुम अब आम लोगों के बीच जा रहे हो, इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम अपने गुस्से और किलिंग मशीन वाली ऑरा को यही दबा दोगे और जब तक बेहद जरूरी ना हो तब तक तुम किसी की जान नहीं लोगे। कर्नल की बात सुनकर अर्जुन कुछ नहीं कहता, बस वो खिड़की से बाहर देखने लगता है। उसके इस रवैये को देखकर कर्नल वहां से निकल जाते हैं। कर्नल के जाने के बाद अर्जुन उस फाइल को पढ़ने में व्यस्त हो जाता है और धीरे धीरे रात कटने लगती है। अगले दिन शिमला यूनिवर्सिटी में रोज की तरह नायरा, पायल, विनय और किंजल कॉलेज के गेट पर मिलते हैं। तब किंजल नायरा से पूछती है, क्या प्लान है आज का? इस पर नायरा शरारती अंदाज में कहती है, कुछ खास नहीं, आज उस नए टीचर का जोश में स्वागत करना है। नायरा की बात सुनकर किंजल कुछ सोचते हुए उससे पूछती है, एक बात बता, तेरी और प्रिंसिपल की कोई दुश्मनी है जो तुम प्लान किसी और के लिए बनाती हो और फर्स्ट प्रिंसिपल जाते हैं? इस पर नायरा मासूम पपी सा चेहरा बनाते हुए बोलती है, यार मैं क्या करूं, जब भी मैं ऐसा करती हूं पता नहीं प्रिंसिपल कहां से आ जाते हैं, पर आज मैंने कुछ और ही इंतजाम किया है। देख लेना आज का प्लान नहीं बिगड़ने वाला। नायरा की बात सुनकर विनय डिटेक्टिव मूड में आ जाता है और उससे कहता है, मुझे तो अभी भी डाउट है। इस पर नायरा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, तुम खुद देख लेना बच्चों। उसके बाद सब अपनी क्लास में आ जाते हैं और अपनी जगह पर आकर बैठ जाते हैं और नई टीचर का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर के बाद क्लास के दरवाजे पर प्रिंसिपल तन में आते हैं और सबसे पहले पूरे क्लास पर एक नजर डालते हैं। जब उन्हें सब ठीक लगता है तो वो अंदर आते हैं और पोडियम पर खड़े हो जाते हैं। प्रिंसिपल को देखकर सभी स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं। तब प्रिंसिपल कहने लगते हैं, आप सब अपने नए टीचर अभय कुमार का वेलकम कीजिए। प्रिंसिपल की बात सुनकर सबका ध्यान गेट पर जाता है, जहां से एक फिट बॉडी वाला हैंडसम आदमी अंदर आता है। जब सबकी नजर अभय पर जाती है तो सब एक टक अभय को देखने लगते हैं। अभय को देखकर पायल खुशी से कहती है, यार ये तो मेरा ड्रीम बॉय है। फिर वो नायरा को देखकर विनती करती है, नायरा प्लीज मेरे ड्रीम बॉय के साथ ऐसा मत कर। पायल की बात सुनकर नायरा शरारती अंदाज में कहती है, चुप कर यार, चाहे वो कितना भी अच्छा हो पर उसका स्वागत तो होगा ही। नायरा की बात सुनकर पायल अफसोस जताते हुए बोल पड़ती है, हाय मेरे ख्वाबों का शहजादा, प्लीज भगवान उसे बचा लेना। वहीं तन्मय अभय को एक बार देखते हैं और फिर उनका ध्यान उनके ऊपर लगे फैन पर जाता है। इस वक्त वो फैन बंद था। ये देखकर तन्मय कहते हैं, ये फैन क्यों बंद कर रखा है? तभी मैं कहूं मुझे गर्मी क्यों लग रही है? अपनी बात खत्म करके जैसे ही प्रिंसिपल उस फैन को चालू करने वाले होते हैं तब अचानक से कुछ ऐसा होता है जिससे सभी स्टूडेंट्स की बोलती बंद हो जाती है और सबकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो जाती है। आखिर नायरा और किंजल की क्लासरूम में क्या हुआ था और ये थर्ड आई आखिर क्या चीज है जो अर्जुन के पर्सनल काम से जुड़ी हुई है? जानने के लिए सुनते रहिए रूथलेस, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।